दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करेंगे शेयर मार्केट से जुड़ी हुई खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट हमारा किधर जा रहा है और उसके बारे में 2 मिनट चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद अगले सेगमेंट में बात करेंगे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है 7 से 8% जो चढ़ा है, 7% जो चढ़ा है उसके पीछे कारण क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका टेक्निकल देखेंगे कि ये यहाँ से ये कितना ऊपर जा सकता है या फिर कितना नीचे जा सकता है, टाटा कंज्यूमर से देखेंगे। और दूसरा होगा हमारा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो लगातार गिर रहा है, यानी पीएसयू बैंक में लगातार बिकवाली देखा जा रहा है, लगातार गिर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, ये सब चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर ये दोनों शेयर है तो आज का वीडियो काफ़ी धमाकेदार होने वाला है, ज़रूर देखिए लास्ट तक। तो शुरू करते हैं। थोड़ा देर देखिए आप निफ्टी 50 देखिए, निफ्टी 50 आप देखिएगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए हुए हैं, यहाँ भी ड्रॉ किए हुए हैं। यहाँ से देखिए हमेशा ये बेस पॉइंट पे आके यहाँ से रेजिस्टेंस में टकराते हुए फिर ये बेस पॉइंट से ऊपर जाते हुए फिर रेजिस्टेंस टकराते हुए यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है। हमेशा देखिए लोअर लोज बनाया, लोअर लोज लोअर हाई, लोअर लोज इसको बोलते हैं, लोअर हाई। देखिए अपने हाई से फिर नीचे हो गया, ये हाई से ये हाई नीचे है, देख रहे हैं। ये 23,755 है और ये 24,739 है। तो यहाँ से लोअर हाई लोअर लोज बना रहा है। तो मार्केट में अभी कोई डिसाइसिव मूव नहीं है। यहाँ पे देखिए हमें ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन हम पहले भी बताए थे कि 200 का डीएमए क्रॉस नहीं किया, यानी मार्केट में वीकनेस है और मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? अभी बिल्कुल भी ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ट्रेडर हैं, क्योंकि अभी मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है। और कंसोलिडेशन कब खत्म होगा? जब कोई डिसाइसिव मूव नहीं आ जाता है। डिसाइसिव मूव अभी क्या है? अभी है डोनाल्ड ट्रंप का जो 2 तारीख को जो टैरिफ का लगा रहे हैं, उसके बारे में जो चर्चा करेंगे आज शाम में या आज रात में जो होगा उसका जो आपको बताएंगे, वो कल सुबह में बताएंगे या फिर कल शाम में आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 तारीख को क्या क्या टैरिफ लगाया है। वो आज वो फैसला आने वाला है, जिसको बोलते हैं वहाँ पे जजमेंटल डे है आज, ऐसे करके डराया जा रहा है। लेकिन जजमेंटल डे में एक्चुअली में होता है क्रिश्चियंस के लिए होता है कि जहाँ पे जीसस क्राइस्ट जो है अपने जो फॉलोअर्स हैं या फिर अपने जो जनमानस हैं उनको उस दिन वो अवतरित लेंगे और जो गंदा काम किए हैं और जो अच्छा काम किया है उसको वैसे ही रिवार्ड या पनिश करेंगे। ये होता है जजमेंटल डे। तो हमको इससे कुछ काम नहीं है। अब हमारा जजमेंटल डे तो अभी टाटा कंज्यूमर के लिए सबसे अच्छी बात है कि टाटा कंज्यूमर जो लगातार ऊपर चले जा रहा है। यहाँ पे देखिए टाटा कंज्यूमर देखिए 1200 से नीचे गिरा और एक्चुअली यहाँ पे एक तरह से कंसोलिडेशन में चला गया और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम आ रहा है और इसको जो है ये वॉल्यूम निश्चित है कि यहाँ से ये ऊपर ले जाएगा। और ये देखिए एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है और इसका समाप्ति कहाँ 1200 के आसपास हो रहा है। यही बात जो है जो गोल्डमैन सैक्स है रेटिंग एजेंसी, ये बोल रहा है कि टाटा कंज्यूमर जो 1200 के आसपास जाएगा। तो ये कुछ नया चीज़ नहीं बोले हैं, ये बस अगर आप चार्ट देखिएगा, अगर चार्ट थोड़ा भी जानते हैं तो देखिए यहाँ पे ये एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है और उसके हिसाब से यहाँ जैसे वॉल्यूम आया तो यहाँ पे ऊपर जाएगा। और ये देखिए इसका जो बॉटम, इसका जो अपर है कितना 1217 के आसपास है। तो अगर यहाँ से देखिए यहाँ से तो ये नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ से तो ऊपर ही जाएगा। और जिस तरह का ये पोर्टफोलियो है इसका मतलब कंपनी का, जैसे तीन कंपनियों को साथ में मर्जर किया है, टाटा कंज्यूमर, सोलफुल प्राइवेट लिमिटेड, नोरिस्को बेवरेज और टाटा स्मॉल फूड्स लिमिटेड। जिस तरह से ये तीनों को मर्ज किए हुए एनसीएलटी का जो फरमान आया है कि आप भाई तीनों को मर्ज कर सकते हैं, इसके साथ ही इसके जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है वो बढ़ेगा। और दूसरी बात ये है कि जो मर्जर किया, जो एक्विजिशन किया है कैपिटल फूड्स का, जो आप जानते हैं चिंग्स देसी चाइनीज़ करके जो ब्रांड आता है, उसको भी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने अपने अंदर अधिग्रहण कर लिया है।
अधिग्रहण करने का सबसे बड़ी बात है कि अधिग्रहण करने के बाद यानी उसके लिए जो डेट उठाया था उसको भी लगभग अब ये टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने पे कर दिया है। तो अब जो है यहाँ से इसका डाउन साइड तो बिल्कुल भी अब कम रहा, अब यहाँ से ऊपर जाने की ही संभावना है। तो ये मेरे अगर टेक्निकल अगर थोड़ा भी जानते हैं तो 1200 के आसपास ये पहुँच जाएगा। अब कब आएगा नहीं आएगा ये नहीं बात है, लेकिन गोल्डमैन सैक्स देखिए ब्रोकरेज नाउ बाय रेटिंग ऑन द स्टॉक्स फ्रॉम इट्स अर्लियर रेटिंग न्यूट्रल, जो पहले वो न्यूट्रल रखा हुआ था उसको वो कर दिया बाय रेटिंग कर दिया है 1200 के लिए। तो ये कोई नया बात नहीं है, अगर थोड़ा भी अगर कोई टेक्निकल जानता है तो ये बता सकता है कि 1200 के आसपास पहुंच जाएगा। तो अगर हम ये आप टेक्निकल में देख लिए कि टेक्निकल में राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है। अब थोड़ा सा फंडामेंटल भी देख लीजिए, पी क्या है 80 का पी है। तो अब जो है देखिए अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो अगर 80 का पी दिया हुआ है तो अगर थोड़ा सा भी डाउन साइड जाता है तो ये खरीदने लायक हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए पिछले 5 साल का देखिए तो ये यहाँ ऊपर से नीचे गया है और यहाँ से देखिए अब 50 डे और 200 दोनों का DMA से ऊपर हो गया, यानी ये स्टॉक में अब स्ट्रेंथ को ये दर्शाता है। देखिए 200 का DMA पीला वाला है और ये ग्रीन वाला जो है 50 का, अगर ये दोनों उससे ऊपर जा रहा है यानी 50 और 200 से ज़्यादा कर रहा है तो यानी यहाँ से मोमेंटम ज़्यादा हो, यहाँ से मोमेंटम है, ये निश्चित है कि ये 1200 पर पहुँचेगा। और दूसरा बात है कि ROE है 8%, बहुत ही कम है। सेल्स ग्रोथ 13% है, जैसा कि ने बताया है। फ्यूचर ग्रोथ क्या है कि इसका EPS जो है 3 से 4%, 3 से 7% तक चला जाएगा। अगर मान लेते हैं कि 5% जाएगा तो 5% हो गया कितना, यानी 3 के आसपास, 3 के आसपास EPS जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा, P कम होगा। देखिए P क्या होता है, प्राइस बाय अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो P घटेगा। P जैसे ही घटेगा तो क्या हो जाएगा कि लोग खरीदना शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट है और इसका जो P है 80 के आसपास कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर देखिएगा इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है लगातार बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे देखिए 3800, फिर 3900, 4300, 4200, फिर 4400। तो कंपनी के बारे में बताया गया है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा। इसीलिए आप इस शेयर में देखें पिछले 2-3 दिनों से लगातार अपसाइड दिख रहा है। जैसे कि आज है 7% का उछाल जो आया है वो इसीलिए आया है कि इनका एक्विजिशन का जो डेट था वो अब कम हो चुका है। और सारा डेट देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट जो है पहले 100 रुपया के आसपास समझिए, तो अब जो है 50 हो गया, यानी डेट काफ़ी कम हो चुका है। पहले जो है देखिए यहाँ पे एक्विजिशन किए थे तो तब 100 रुपये के आसपास था, अब जो है 58 रुपया हो गया। तो काफ़ी कम कर लिए हैं अपने इंटरेस्ट को। तो अब जो है जो रुपया आएगा ये टॉप लाइन में लगेगा और काफ़ी अच्छा मार्जिन के साथ ये अब ऊपर की तरफ मूव करने की संभावना ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बताई जा रही है। दूसरी खबर ये थी कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पिछले 2-3 दिनों से आप देखिएगा लगातार गिर रही है। इसके पीछे कारण क्या है, देखिए पहली बात तो क्या है कि अब जो पहले जो आया था बुल मार्केट जिसमें कि PSU बैंक जो है 3 गुना 4 गुना हो गया था, जो 7 रुपये 8 रुपये की बैंक का शेयर जो बिक रहा था वो 30, 40, 60, 70 के ऐसे पहुंच गया था। लेकिन अब धीरे धीरे जो उसकी पुरानी गलतियां हैं वो फिर आ रहे हैं। देखिए सेंट्रल बैंक का प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है QIB जो किया गया है, QIB हमेशा बुक वैल्यू से ऊपर किया जाता है, लेकिन इसका जो QIB किया गया है आप यहाँ पे देखिएगा बुक वैल्यू से नीचे 40 का, देखिए 40 रुपये में वो QIB किया था। कब किया था, 28 मार्च को। 28 मार्च से पहले आप यदि आप देखिएगा तो 28 मार्च से पहले देखिएगा तो इसका दाम 42 से 43 रुपये का था और ये किया गया था ये QIB बुक वैल्यू से हमेशा नीचे किया गया है। इसमें देखिए यहाँ पे बुक वैल्यू यहाँ 39 का है और QIB कितने पे किए हैं, 40 पे। उस समय बुक वैल्यू था इसका समझिए 45 रुपये के आसपास था, जो बुक वैल्यू धीरे धीरे गिर गया।
तो आप जो है अगर पूरा बेच बाच के 39 रुपये तो बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू होता है कि अगर कंपनी को बेच दीजिएगा, हर पाई पाई बेच दीजिएगा, अगर हर एक सामान बेच दीजिएगा तो उसके बाद कंपनी कितना रुपये में बिकेगा, मतलब कि डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कीजिएगा तो बुक वैल्यू आ जाएगा। तो बुक वैल्यू अगर मान लीजिए 50 है और QIB आप किए हैं 40 रुपये का, तो क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो तो समझेगा कि भाई आपका जो बैलेंस शीट है वही प्रूफ है, वही फ्रॉड है, क्योंकि आप खुद जो है 40 रुपये में दे रहे हैं, यानी आप खुद इस कंपनी को वैल्यूएशन 40 रुपये लगा रहे हैं, जबकि उस समय उस कंपनी का प्राइस 50 रुपये है। तो आप जो है 10 रुपये का जो डिफरेंस किए हैं वो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए वो तो काफ़ी नुकसानदेह ही हो जाएगा ना, क्योंकि 10 रुपये उसको कम मिलेगा। तो वो लोग क्या करेंगे, जब मार्केट ही, तब फिर मार्केट क्या करेगा, मार्केट उस कंपनी को 10 रुपये कम करके यानी 40 रुपये पे ला देगा, क्योंकि आप खुद ही बोल रहे हैं कि हमारा शेयर का वैल्यू 40 रुपये है, आप क्यों इसको 50 रुपये किए? आप QIB हमेशा करंट प्राइस से नीचे किए हैं। तो एक्चुअली में यही बात है, यही PSU का सबसे बड़ा घाटा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसके बाद अब सब सही हो जाएगा। कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आके इसे डिविडेंड ले सकती है, कभी इनका कुछ भी कर सकते हैं, कभी QIB ला सकते हैं। यहाँ पे देखिए, और ये QIB जो किया गया है यहाँ पे देखिएगा, LIC सब ही होगा जो खरीदा होगा। हाँ देखिए यहाँ पे लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को से ही खरीदवाया गया है। अब जो है LIC तो बस यही घाटा वाली कंपनी को खरीदने के लिए ही इसका यूज किया जा रहा है। इससे पहले आप देखेंगे, कल भी देखेंगे, वोडाफोन आइडिया में भी गवर्नमेंट का शेयर हो गया, शेयर 49% के पास हो गया है। तो थोड़े दिन में LIC को बोला जाएगा कि भाई आप जो है वोडाफोन आइडिया का भी शेयर खरीद लीजिए। तो LIC अपना पैसा जो है इधर, इसलिए LIC का भी आप देखिएगा शेयर ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट कंट्रोल है। गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी कर सकता है, कभी भी इसका जो प्रॉफिट है उससे अपना डिविडेंड निकाल सकता है, जो मन आए वो कर सकता है। तो इसीलिए PSU शेयर से दूर रहे। अब आप समझ गए कि सेंट्रल बैंक में जो 2-3 दिनों से लगातार गिरावट क्या अभी चलेगी गिरावट। यहाँ पे देखिए सेंट्रल बैंक लगातार देखिए राउंडिंग हो गया है अपवार्ड से, यहाँ से लगातार नीचे गिरेगा। अब यहाँ से कोई चांस नहीं है, देखिए अब कहाँ तक जाता है। लेकिन अब स्थिति बहुत ख़राब है। अगर सेंट्रल बैंक है, एक बार आप फंडामेंटल देखिएगा तो ROE है इसका 8%। तो ROE 8% है, मतलब कि अब 100 रुपया में एक साल में आपको 108 रुपया देता है। भाई इतना रुपया अगर इतना ही आपको अगर कंपनी बना के दे रहा है तो कंपनी को बेच के सारा रुपया क्या कर ले, FD में लगा दीजिए, उससे ज़्यादा का आपको प्रॉफिट आ जाएगा। ये माथापच्ची कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब आपका ROE 8% है तो कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, तो हम अपने वाणी को विराम लगाते हुए, यदि आपको मेरा ये कमेंट्री अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको शेयर मार्केट से जुड़े कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।